हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है? सिमेट्री, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, ये पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स, फिगर इट आउट के जितने भी क्वेश्चन थे एंड इवन जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, हमने अच्छे से उन्हें सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने डिटेल में वीडियोस नहीं पढ़ी हैं, चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड प्लेलिस्ट में आपको सारी ही वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगी। उनको अच्छे से समझना है। वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन उसके बाद आना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? अ स्केलीन ट्राइंगल हैज। स्केलीन ट्राइंगल के बारे में आपको पता है। स्केलीन ट्राइंगल्स में क्या रहता है? स्केलीन ट्राइंगल की अगर हम बात करें, सारे ही साइड्स अलग अलग रहते हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। और साइड्स क्या, एंगल्स भी डिफरेंट रहते हैं। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो स्केलीन ट्राइंगल है उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री रहता है, या नो लाइन ऑफ सिमेट्री रहता है, या 2 लाइन ऑफ सिमेट्री रहता है, या 3 लाइन ऑफ सिमेट्री रहता है। अब सिमेट्री क्या होता है वो आपको पता है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। कोई भी फिगर दे के रखा है, अगर उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है तो मतलब जो उसका ये पार्ट है और ये पार्ट है, दो पार्ट्स क्या है, सिमिलर लगेंगे, बिल्कुल इक्वल लगेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्केलीन ट्राइंगल की, तो सपोज कीजिए ये क्या है, ये है स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, ये स्केलीन ट्राइंगल्स बना दिया जिसमें तीनों ही साइड्स क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री खींचने की कोशिश करेंगे, ये कि अगर हम खींचने की कोशिश करते हैं तो आप देखोगे ये जो पार्ट है एंड ये जो पार्ट है ये आपको इक्वल नहीं लगेगा, बिल्कुल इक्वल नहीं लगने वाला। ये ज़्यादा लगेगा, ये कम लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में? और अगर हम लाइन को ऐसे खींचते हैं तब भी आपको ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन अलग अलग लगेगा, इक्वल नहीं लगेगा। ठीक है, इतना है समझ में? और लाइन को अगर हम ऐसे खींचते हैं तब भी आपको ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन अलग अलग लगेगा, क्योंकि स्केलीन ट्राइंगल्स में सारे ही साइड्स अलग होते हैं एंड सारे ही एंगल्स भी अनइक्वल रहते हैं। इसलिए यहाँ पर नो लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिल पाती। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। हैविंग 2 साइड्स एंड एंगल्स इक्वल, जिसमें 2 साइड्स एंड एंगल्स क्या रहते हैं, 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स इक्वल रहते हैं। ठीक है, इक्वल मेजरमेंट के रहते हैं। अब बोला जा रहा है अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, या फिर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, मतलब नो लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, या फिर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। क्या होगा इसमें? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें ये दोनों साइड्स क्या है, बिल्कुल इक्वल है,
तो यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखेगा ये पोर्शन एंड ये पोर्शन इक्वल आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? जैसा हमें ये पोर्शन दिख रहा है वैसा ही हमें ये पोर्शन दिख जाएगा। एंड इस ट्राइंगल को अगर हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को इक्वली ओवरलैप करेगा। ठीक है, आया समझ में? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाती है। ठीक है, आया समझ में? और लाइन ऑफ सिमेट्री को अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तब हमें इक्वल नहीं मिलेगी, एंड ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तब भी हमें इक्वल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साइड एंड ये साइड वैसे भी अनइक्वल है। ये सामने वाली दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही होती है। ठीक है, आया समझ में? तो ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात हो रही है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? हैविंग ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल, जिसके सारे ही साइड्स एंड एंगल्स क्या हो? बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो इसमें ये तीनों ही साइड क्या होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये दोनों पार्ट्स आपको इक्वल मिलेंगे। ठीक है, देन फिर ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे एंड ट्राइंगल को फोल्ड करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को इक्वली ओवरलैप करेगा। ठीक है, आया समझ में? मतलब ये एंड ये दोनों ही आपको इक्वल दिखेंगे। देन उसके बाद अगर आप ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो एंड ऐसे ही आप ट्राइंगल को फोल्ड करने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है? अ स्क्वायर हैज़। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर में आपको अच्छे से पता है चारों ही साइड्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। चारों ही एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचें एंड जो स्क्वायर है उसको ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करें तो इक्वली ओवरलैप हो जाएगा। ये पोर्शन, ये हाफ पोर्शन एंड स्क्वायर का ये हाफ पोर्शन आपको बिल्कुल इक्वल दिख रहा होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें, अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें एंड स्क्वायर को ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करें तो आपको फिर से दिखेगा कि दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे को प्रॉपरली ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब ये जो हाफ पोर्शन है एंड ये जो हाफ पोर्शन है आपको अगेन इक्वल ही दिखेगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद अगर हम लाइन को ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लाइन को डायगनली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये हम डायगनल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन इस स्क्वायर को ऐसे फोल्ड करेंगे तब भी ये ओवरलैप होगा, वो भी बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही अगर हम बात करें ये वाली डायगनल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एंड देन स्क्वायर को फोल्ड करेंगे तब भी बिल्कुल प्रॉपरली ओवरलैप करेगा फोल्ड करने पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में हमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? अ रेक्टेंगल हैज़। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया तो अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, एंड रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल ये इक्वली ओवरलैप करेगा। ठीक है, आए समझ में? मतलब ये पोर्शन एंड ये पोर्शन आपको बिल्कुल इक्वल दिखेगा।
ठीक है। देन उसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे, तो अगेन ये जो रेक्टेंगल है अच्छे से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ओवरलैप करेगा। देन उसके बाद अगर आप डायगोनल शेप में फोल्ड करने की कोशिश करोगे, डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे, तो ये जो रेक्टेंगल है बिल्कुल फोल्ड नहीं करेगा। आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। एक रेक्टेंगुलर पेपर लो एंड देन फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करो, वर्टिकली फोल्ड करना, देन हॉरिजॉन्टली फोल्ड करना, देन डायगोनली फोल्ड करने की कोशिश करना। आप देखोगे डायगोनली फोल्ड करोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही इस डायगोनल में अगर फोल्ड करोगे तब भी नहीं होगा। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में एक तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, मतलब दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, अ काइट हैज़, अगर हम काइट की बात कर रहे हैं तो काइट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है। तो यहाँ पर काइट जो है कुछ ऐसी रहती है, ठीक है। तो काइट में ये साइड इक्वल रहती है, ये साइड एंड ये साइड इक्वल रहती है, ठीक है। तो अगर काइट में हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं एंड उसे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इक्वली ओवरलैप होगा, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है बिल्कुल इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये पोर्शन एंड ये पोर्शन बिल्कुल भी इक्वल नहीं है एंड फोल्ड करने पे ओवरलैप भी नहीं करेगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं काइट की, तो काइट में सिर्फ और सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, अ सर्कल हैज़, अगर हम बात करते हैं सर्कल की, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है तो सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं एंड देन सर्कल को फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तब भी बिल्कुल इक्वली ओवरलैप करेगा। ऐसे में अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं देन फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, इक्वली ओवरलैप करेगा। ऐसे में खींचते हैं, ठीक है, तब भी फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही ढंग से होगा, ऐसे भी सही ढंग से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, लाइन जो है वो सेंटर से पास होनी चाहिए। तो आप कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना दो, ऐसे 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 ऐसे, कितनी भी इनफिनाइट कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना दो, जो सर्कल है वो बिल्कुल एक दूसरे, मतलब सर्कल जो होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा एंड बिल्कुल प्रॉपरली फोल्ड हो जाएगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनाइटली मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हमारा ऑप्शन सी सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, आर रेगुलर पेंटागन हैज़। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रेगुलर पेंटागन की। सबसे पहले तो अगर हम पेंटागन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पेंटागन में 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स रहते हैं। लेकिन अगर पेंटागन के आगे रेगुलर वर्ड यूज हो रहा है तो रेगुलर के केस में क्या होता है, रेगुलर पेंटागन में जो 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स रहते हैं वो सभी इक्वल मेजरमेंट के रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, having all 5 sides and angles equal, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब हमसे पूछा जा रहा है रेगुलर पेंटागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम रेगुलर पेंटागन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी। परफेक्टली पेंटागन, रेगुलर पेंटागन तो नहीं बना है, बट मैंने यहाँ पे कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करोगे,
तब भी इक्वली ये फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड करने पे ओवरलैप करेगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इसको कैसे कर दोगे ड्रॉ, मतलब यहाँ पर तो बिल्कुल परफेक्टली पेंटागन बना नहीं है, फिर से बनाने की कोशिश करते हैं वरना वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर पेंटागन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, तब भी आप देखोगे लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे या ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, देन उसके बाद ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको 5 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, क्योंकि सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी एक कॉर्नर को उठा के दूसरी साइड अपोजिट साइड में अगर आप खींचते हो लाइन, ठीक है, एंड वैसे ही फोल्ड करने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल परफेक्टली ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। यहाँ पर ये प्रॉपर रेगुलर पेंटागन नहीं बना है तो शायद ये प्रॉपर दिखे ना, बट अगर आप गूगल भी करोगे और रेगुलर पेंटागन का शेप देखोगे तो वहाँ पे आपको 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, मतलब जितने साइड्स होते हैं पेंटागन के उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाती है पेंटागन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब बात हो रही है रेगुलर हेक्सागन की। अ रेगुलर हेक्सागन हैज, सबसे पहले तो अगर हम बात करें हेक्सागन की तो हेक्सागन में 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ड रेगुलर यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स जो रहेंगे इक्वल मेजरमेंट के रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैविंग ऑल 6 sides and angles इक्वल, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर अगर हम हेक्सागन ड्रॉ करते हैं, वो भी रेगुलर हेक्सागन, तो परफेक्टली भले ड्रॉ नहीं होगा लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ हेक्सागन बनता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे, देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे, बिल्कुल इक्वली ओवरलैप करेगा, ठीक है। आ गया समझ में। मतलब ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन बिल्कुल आपको आइडेंटिकल दिख रहा होगा, सेम दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें, अगर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तब भी ये पोर्शन आइडेंटिकल है एंड फोल्ड करने पे ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए देन उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे करते हैं तब भी ये बिल्कुल इक्वली ओवरलैप करेगा। ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करते हैं तब भी ओवरलैप करेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तब भी ये ओवरलैप कर जाएगा। एंड देन उसके बाद ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तब भी ओवरलैप करेगा। एंड देन उसके बाद ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तब भी फोल्ड होने पे ओवरलैप करेगा। तो अगर हम हेक्सागन की बात करें, 1 2 3 4, देन उसके बाद 5, देन उसके बाद 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें हेक्सागन में मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, उसमें 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होंगी, 6 ही होंगी। मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10 बोला जा रहा है अ पिक्चर ऑफ ताजमहल हैज, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। अगर हम ताजमहल की पिक्चर को देखें तो ताजमहल आपको, अगर ताजमहल की आप पिक्चर भी देखोगे, चलो ये मान लेते हैं कि ये ताजमहल है, ठीक है, कुछ ऐसे हम मान लेते हैं कि ये ताजमहल है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। जैसे हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरलैप भी होगा, मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है, दोनों ही आइडेंटिकल है, सेम सेम हमें दिख रहे हैं। तो ताजमहल के केस में सिर्फ और सिर्फ हमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही मिलेगी, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 11। क्या बोला जा रहा है, द फिगर हैज़, यहाँ पर हमें फिगर दे के रखा है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है ये वाली जो साइड है एंड ये वाली जो साइड है बिल्कुल इक्वल है, एंड ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है बिल्कुल इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हम अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करते हैं इस फिगर को, तो बिल्कुल ओवरलैप करेगा। मतलब ये जो आधा पोर्शन है एंड ये जो आधा पोर्शन है आपको बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहा होगा, ठीक है। इतना है समझ में। चलिए नेक्स्ट, अगर हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं लाइन को, लाइन ऑफ सिमेट्री को, तो अगेन ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है आपको आइडेंटिकल दिख रहा होगा एंड फोल्ड भी हो जाएगा, फोल्ड करने पे ओवरलैप भी करेगा। तो मतलब इस फिगर की अगर हम बात करें, दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, अ रोम्बस हैज़। अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस सबसे पहले तो 4 साइडेड फिगर है जिसके चारों ही साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रोम्बस के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहें, ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो पोर्शन एंड ये जो पोर्शन आपको आइडेंटिकल दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। फिर अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तब भी आपको ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है इक्वल नहीं दिख रहा होगा, आइडेंटिकल नहीं दिख रहा होगा। एंड अगर आप फोल्ड भी करोगे ना, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये थोड़ा नुकीला टाइप से है एंड ये नुकीला नहीं है, तो ओवरलैप भी परफेक्टली नहीं करेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बना सकते। देन अगर हम डायगोनल शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं एंड देन ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, ये भी नुकीला है, ये भी नुकीला है, परफेक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री बना दें अगेन, तो ये पोर्शन एंड ये पोर्शन भी आइडेंटिकल दिख रहा है एंड ओवरलैप करने पे, मतलब फोल्ड करने पे सही तरीके से ओवरलैप करेगा। तो मतलब अगर रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो भी डायगोनल वाली, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए, मतलब 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 13, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फिगर गिवन बिलो इज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हमें फिगर दे के रखा है, हमें बताना है इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। आया समझ में? चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आप देख पाओगे ये पोर्शन एंड ये पोर्शन बिल्कुल क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। एंड जब हम फोल्ड करेंगे तो ये इक्वली एक दूसरे से कोलैप्स भी करेंगे, ठीक है, अच्छे से फोल्ड हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करते हैं, अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो अगेन हम देख पाएंगे, सबसे पहले तो मैं ये रब कर देती हूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री को अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हम देख पाएंगे कि ये पोर्शन अगेन हमें क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है एंड फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप भी करेगा, वो भी कंप्लीटली, ठीक है। और अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो अगेन आप देख पाओगे ये पोर्शन बिल्कुल सेम लग रहा है एंड फोल्ड करने पे ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। एंड लाइन ऑफ सिमेट्री को अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो अगेन आप देख पाओगे ये पोर्शन एंड ये पोर्शन भी सेम है एंड फोल्ड करने पे ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री को
ऐसे ड्रॉ करते हैं तब भी आप देख पाओगे ये पोर्शन बिल्कुल सेम है, एंड फोल्ड करने पे ओवरलैप भी करेगा। एंड अगेन अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी ये पोर्शन सेम है, एंड फोल्ड करने पे ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। तो अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गई, 1 2 3 4 एंड देन उसके बाद 5 एंड देन उसके बाद 6। हमें यहाँ पे 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है, हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर इज। यहाँ पर भी सेम यही पूछा जा रहा है, इस फिगर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो, ऐसे अगर ड्रॉ करते हो तो अगेन आपको ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है बिल्कुल सेम दिखेगा, एंड जब आप फोल्ड करोगे तो बिल्कुल ओवरलैप भी होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो, पहले रब कर देती हूँ, देन उसके बाद अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो एंड देन फिगर को फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल ओवरलैप होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो लाइन ऑफ सिमेट्री, देन फिगर को फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल ओवरलैप होगा। सेम ऐसे ही अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो तब भी अगर फिगर को फोल्ड करोगे तो बिल्कुल ओवरलैप होगा। तो इन टोटल की अगर हम बात करें 1 2 देन उसके बाद 3 देन उसके बाद 4 देन उसके बाद यहाँ पे 5 देन उसके बाद 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें इस फिगर में भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 15। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब इन चारों फिगर्स में से कौन सा फिगर ऐसा है जिसमें हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम एफ का अगर देखें तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टली तब भी कुछ नहीं होगा, मतलब फोल्ड करने पे बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेंगे, एंड हमें आइडेंटिकल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड ऐसे ड्रॉ अगर हम करते हैं तब भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए देन उसके बाद इस फिगर को अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करोगे तो ये जो पोर्शन ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा थिन है, ये थिक है, ये थिन है, ठीक है। तो फोल्ड करोगे तो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, और ऐसे अगर ड्रॉ करोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम इस टी की बात करते हैं तो अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है बिल्कुल सेम है, फोल्ड करने पे ओवरलैप भी हो जाएंगी, ठीक है। आया समझ में? लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तब आपको सेम नहीं दिखेंगे एंड ओवरलैप भी नहीं करेंगे फोल्ड होने पे, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन मार्क को अगर हम देखते हैं, ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी आपको इक्वल नहीं दिखेंगे दोनों पार्ट्स, ठीक है। एंड फोल्ड करने पे भी ओवरलैप नहीं होंगे, एंड देन उसके बाद ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। मतलब सिर्फ और सिर्फ टी ही ऐसा है जिसमें हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में? तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर हमें इंग्लिश अल्फाबेट दे के रखे हुए हैं एंड हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लेटर है जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। आ गया समझ में? मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 से ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें दे के रखा हुआ है ओ। तो अगर हम ओ की बात करें तो ओ आपको सर्कल की तरह दिख रहा होगा, एंड मैंने आपको क्या बोला, एक सर्कल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री होती है, तो वो तो 2 से ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ओ लेटर है उसमें 2 से ज़्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि बहुत सारी होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेड की, किसकी बात हो रही है,
Z की बात हो रही है, ठीक है। तो Z में अगर हम देखें, अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं एंड फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है इसका कोना एंड इसका कोना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। आ गया समझ में। देन अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, तब भी आप देखोगे मतलब ऐसे फोल्ड करने पे ओवरलैप नहीं होने वाला, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर तो Z में बिल्कुल भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ई लेटर की बात करते हैं, नेक्स्ट हमें ई लेटर दे के रखा है, तो अगर हम ई लेटर की बात करते हैं तो ई लेटर में अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, ठीक है, एंड फोल्ड करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। देन ऐसी बनाते हैं तो ओवरलैप नहीं हो पाएगा। मतलब अगर ई लेटर की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। जीरो की बात करें, मतलब यहाँ पर ओ की बात करें, तो यहाँ पर हमें इन्फिनाइट मिल जाएगी, इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड यहाँ पर हमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम एच की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एच की, ठीक है। तो एच की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड फोल्ड करते हैं, तो बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अगर हम ऐसे भी ड्रॉ करें एंड ओवरलैप करने की, मतलब फोल्ड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर भी ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एच लेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें वो लेटर बताना है जिसमें मोर देन टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो। इसमें टू है, इसमें वन है, इसमें इन्फिनाइट है एंड इसमें है ही नहीं। तो इन्फिनाइट में हम बोल देंगे कि ओ लेटर ऐसे जिसमें दो से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाएंगी, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा फिगर है जो एक दूसरे का क्या है, रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे, अगर हम इसे लाइन ऑफ सिमेट्री मान लें, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो फिगर बना हुआ है, ये जो फिगर बना हुआ है एंड ये जो फिगर बना हुआ है, बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम ऐसे बना दें, तो इस साइड जो आपको एफ लेटर दिख रहा है, ये कौन सा लेटर है, एफ लेटर, ठीक है। इस साइड जैसा बना हुआ है सेम टू सेम वैसा इस साइड नहीं बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एफ ऐसे बना हुआ है एंड यहाँ पे उल्टे में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेम नहीं दिख रहा, ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर एरो की बात करें, तो यहाँ पर इसे अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री माने, ठीक है, मिरर लाइन भी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो एरो है ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है, एंड ये एरो थोड़ा टेढ़े में है। तो क्या ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, तो आप खुद देख सकते हो ये ट्राइंगल कैसा है और ये ट्राइंगल कैसा है, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं, मतलब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ए में ही देखा है, ऑप्शन ए में ही देखा हमने कि यहाँ पर जो फिगर है इस साइड एंड इस साइड एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द फिगर गिवन बिलो इज। यहाँ पर हमें क्या दे के रखा हुआ है, एक फिगर दे के रखा है, हमें बताना है कि इसमें कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। अब रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो मैंने आपको रोटेशनल सिमेट्री के बारे में क्या बताया था कि कोई भी फिगर को अगर हम किसी भी एंगल से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड 360 डिग्री तक उसको रोटेट करने पे हमें जितनी बार वो फिगर बिल्कुल सेम टू सेम मिलता है उसको हम क्या काउंट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। आ गया समझ में। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, एंड हम इसे ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है। इस स्क्वायर को अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे,
ठीक है। रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, तब भी आप देख सकते हो ये बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली सेम वैसे का वैसे ही दिख रहा है, बिल्कुल ये स्क्वायर ही लग रहा है, शेप सेम टू सेम वैसी ही लग रही है। ठीक है, पोजीशन चेंज हो चुकी है, आप देख सकते हो ए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ए यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया है 90 डिग्री रोटेट करने से, लेकिन शेप जो है वो बिल्कुल सेम है। तो एक बार हमें सेम टू सेम वही शेप मिली है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगेन हम 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे, तो आप देखोगे पोजीशन अभी भी चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी शेप बिल्कुल सेम मिला है, मतलब दूसरी बार भी हमें स्क्वायर शेप बिल्कुल सेम ही दिख रहा है। ठीक है, देन फिर उसके बाद फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। फिर से जब हमने 90 डिग्री से रोटेट किया, अगेन आप देख सकते हो तीसरी बार हमें सेम वैसे का वैसे ही शेप मिला है। पोजीशन पॉइंट जो है यहाँ पे ABCD की सब चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी हमें देखने में बिल्कुल सेम शेप दिख रहा है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करने पे अगेन हमें सेम वैसा ही शेप मिल गया चौथी बार। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ से हमने रोटेट करना स्टार्ट किया था, ए पॉइंट यहाँ पे था, सेम वहीं पे आके ए पॉइंट मिल चुका है हमें, मतलब पूरा इस स्क्वायर को हमने 360 डिग्री रोटेट कर लिया है। तो 360 डिग्री रोटेट करने तक हमें चार बार सेम स्क्वायर देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, हमसे स्क्वायर का नहीं पूछा है, मैंने एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पर इस फिगर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम मान लें ये जो फिगर है इसका पॉइंट यहाँ पर हम मान लें ये क्या है, ये पॉइंट ए है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे ना, तो ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन फिगर हमें सेम टू सेम यही मिलेगा। ठीक है, फिर से हम रोटेट करेंगे तो ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिगर तब भी हमें सेम ही दिखेगा। ठीक है, देन फिर से रोटेट करेंगे, ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन तब भी हमें फिगर सेम ही दिखेगा। फिर से रोटेट करेंगे, ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन अगेन हमें फिगर सेम टू सेम वही दिखेगा। फिर से रोटेट करेंगे, ये ए पॉइंट यहाँ पे आएगा, लेकिन ये फिगर तब भी हमें सेम दिखेगा। ठीक है, फिर से रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तब भी हमें शेप सेम ही मिलने वाला है, मतलब इस फिगर को हमने 360 डिग्री रोटेट कर दिया है। तो 360 डिग्री रोटेट करने पर कितनी बार हमें सेम शेप मिला है, तो हमें कब मिला है, जब ए यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमें बिल्कुल सेम वही शेप मिला है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर इस फिगर की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल हमारा ऑप्शन भी सही है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द फिगर गिवन बिलो इज। बोला जा रहा है ये जो फिगर हमें देके रखा है इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर ये फिगर है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये क्या है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, आगे समझ में। तो इस फिगर को अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें फिगर। ठीक है, कुछ ऐसे वर्टिकली ये फिगर आ जाएगा, एंड जो भी यहाँ पर बना हुआ है ये अलग ही है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, क्या आपको सेम टू सेम दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर से आप क्या करोगे, फिर से रोटेट करोगे तो ये फिर से ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। देन फिर शेप आपको कुछ जैसा बना हुआ है शेप वैसा सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सेम एक बार रोटेट किया तो ऐसे आ गया, फिर से एक और बार रोटेट किया तो जैसा हमें ये शेप दिख रहा है ना वैसे का वैसे ही हमें फिर से मिल जाएगा ये शेप। ठीक है, आया समझ में। मतलब एक बार हमें सेम शेप मिल गया, फिर से हम रोटेट करेंगे तो दोबारा से फिर तीसरी बार फिर जब हम रोटेट करेंगे तो आपको अगेन ये शेप मिलेगा ऐसे वर्टिकली, तो वो हमें सेम नहीं लगने वाला। फिर से रोटेट करेंगे तो ये जो ए पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था ना वहीं पे आके रुक जाएगा, एंड फिगर हमें अगेन ऐसे का ऐसे ही मिलेगा, सेम देखने को मिल जाएगा। मतलब दूसरी बार भी हमें सेम वही शेप देखने को मिलेगा। मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, इस फिगर की 2 हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या है, द एंगल ऑफ रोटेशन इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो उसमें कितने
एंगल ऑफ रोटेशन होते हैं, ठीक है। आगे समझ में, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स क्या रहते हैं, बिल्कुल इक्वल रहते हैं, ठीक है। आया समझ में। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, किसकी बात हो रही है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट ए को जब हम रोटेट करेंगे ना, ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये पॉइंट डाउन साइड आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें जो शेप है सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहली बार हमें सेम शेप देखने को मिला, ठीक है। आया समझ में। फिर से हम क्या करेंगे, इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट कर दिया एंड देन फिर आप देखोगे ये ए पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, लेकिन ट्राइंगल हमें फिर भी सेम वैसे का वैसे ही देखने को मिल रहा है, तो दूसरी बार हमें सेम फिगर देखने को मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से रोटेट करेंगे, फिर से रोटेट किया तो अब ये ए पॉइंट ऊपर आ चुका है एंड तब भी आप देखोगे ट्राइंगल सेम टू सेम हमें देखने को मिल रहा है, मतलब तीसरी बार भी हमें सेम ट्राइंगल ही देखने को मिल रहा है। मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 3, मतलब 3 बार हमें सेम वही शेप देखने को मिल गया, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पूछा जा रहा है, नहीं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो पूरे फिगर को हम 360 डिग्री तक घुमाते हैं, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, जितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आई है वो लिख देंगे, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 3 1 = 3, यहाँ पे 3 1 = 3, 3 2 = 6, यहाँ पे 0, तो आंसर क्या आ रहा है 120 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी, मतलब कितने एंगल से रोटेट करने पे, यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब है कि कितने एंगल से रोटेट करने पे हमें सेम शेप मिलेगा। तो 120 डिग्री रोटेट करने पे हमें सेम शेप मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या है, द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द फिगर गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें फिगर दे के रखा है ना, तो हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर आप इसे ए पॉइंट मान लेते हो, ठीक है, एंड 90 डिग्री से, सबसे पहले तो ये हमें स्क्वायर शेप दिख रहा है एंड उसके अंदर 5 सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको रोटेट करोगे, इस स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट करोगे, तो ये जो ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर हमें फिर भी सेम ही दिखेगा, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद फिर से रोटेट करोगे तो ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये जो फिगर है हमें सेम ही देखने को मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, ठीक है। फिर से रोटेट करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एंड तब भी हमें फिगर जो है बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर से रोटेट करोगे तो यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहीं पे आके ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा एंड देन अगेन हमें बिल्कुल सेम यही देखने को मिल जाएगा फिगर, ठीक है। आ गया समझ में, मतलब 4 बार हमें सेम फिगर देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रोटेट करने पे, पूरा 360 डिग्री रोटेट करने पे हमें 4 बार सेम शेप मिला है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की अगर हम बात करें यहाँ पे हो जाएगी 4, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
एंगल ऑफ रोटेशन की। तो एंगल ऑफ रोटेशन मतलब कितने एंगल से रोटेट करने पे हमें सेम वही फिगर देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा, हमने पूरा 360 डिग्री घुमाया, उसमें हमें 4 बार सेम फिगर देखने को मिल रहा है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 एंड यहाँ पे 0, तो मतलब 90 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। मतलब 4 बार 90 डिग्री घुमाने से हमें सेम फिगर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 क्या है, इन द वर्ड मैथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स शोज रोटेशनल सिमेट्री। क्या बोला जा रहा है, अगर हम मैथ्स वर्ड की बात करें तो इसमें आपको 5 वर्ड दिख रहे होंगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें आपको रोटेशनल सिमेट्री मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है रोटेशनल सिमेट्री की। तो मैंने आपको याद होगा चैप्टर में ये बताया था कि कोई भी फिगर, दुनिया का कोई भी फिगर उठा लो, ठीक है, जैसे कि क्या उठाए हम, यहाँ पर हम उठाते हैं पी। ठीक है, पी उठाते हैं। ठीक है, हमने पी लेटर उठाया, देन फिर हम क्या करेंगे, उसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस पी को जब तक आप 360 डिग्री रोटेट नहीं करोगे तब तक आपको सेम फिगर नहीं मिलने वाला। मतलब पी को थोड़ा सा रोटेट करोगे आपको ऐसा पी मिलेगा, फिर से रोटेट करोगे ऐसा पी मिलेगा, फिर से रोटेट करोगे ऐसा पी मिलेगा, फिर रोटेट करोगे तब जाके आपको ऐसा पी मिलेगा। मतलब जब तक पी को आप पूरा नहीं घुमा देते 360 डिग्री तब तक आपको सेम यही फिगर जो आपने पहले देखा था वो देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जब तक हम 360 डिग्री उसे रोटेट ना करें तब तक हमें वो सेम नहीं दिखते। मतलब किसी भी फिगर की अगर हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, एक तो हमें मिल ही जाती है जब वो पूरा 360 डिग्री घूमता है। जब तक वो 360 डिग्री घूमता है, मतलब जैसे ही वो 360 डिग्री घूमा वो सेम वैसे का वैसे ही देखेगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। बाकी में आप देखो वैसे दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई भी फिगर उठा लो, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, कोई भी शेप उठा लो, अगर हम उसको कितना भी रोटेट करने की कोशिश करें वो हमें बिल्कुल भी सेम नहीं दिख रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा 360 डिग्री पे जब वो पूरा एक फुल राउंड ले लेगा, पूरा कंप्लीट राउंड ले लेगा एंड सेम वैसा ही दिखेगा। तो किसी ना किसी फिगर की, सब फिगर की एक रोटेशनल सिमेट्री तो होती ही है, एक रोटेशनल सिमेट्री 360 डिग्री पे आती ही है। ठीक है, तो उसे हम रोटेशनल सिमेट्री में काउंट करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कॉमन है सबके लिए, कभी ना कभी 360 डिग्री वो रोटेट होगा तो सेम तो दिखेगा ही, ये ऑब्वियस बात है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये जो फिगर्स आपको दिख रहे हैं, मतलब ये जो लेटर्स दिख रहे हैं ना, इसको भी जब आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो आपको एक ना एक रोटेशनल सिमेट्री मिल ही जाएगी। 1 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आपको मिल ही जाएगी जब वो पूरा 360 डिग्री घूम रहा है। तो उसको आप रोटेशनल सिमेट्री में काउंट नहीं करोगे कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले एम उठाते हैं, एम लेटर को उठाते हैं, तो एम को अगर आप थोड़ा सा रोटेट करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, फिर रोटेट करोगे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर रोटेट करोगे कुछ ऐसा दिखेगा, फिर रोटेट करोगे कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर m जो है इसको हमने 4 बार रोटेट किया, चौथी बार जाके हमें वो सेम दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा 360 डिग्री घूम चुका है। पूरा 360 डिग्री घूमने पर ही ये हमें बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो इसकी हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मानेंगे ही नहीं। नो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम टी की बात करते हैं तो टी ऐसा है, थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ऐसा आएगा, फिर से रोटेट करेंगे तो ऐसा आएगा, फिर से रोटेट करेंगे तो ऐसा आएगा, फिर से रोटेट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें भी हमें
सेम फिगर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन वो तब जब वो पूरा का पूरा 360 डिग्री घुमाए, तो इसमें भी नो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब एम एंड टी के पेयर में तो आपको रोटेशनल सिमेट्री नहीं मिलने वाली। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद अगर हम एच एंड एस की बात करते हैं, तो ये है एच। ठीक है, ये क्या है? ये एच है। एच को थोड़ा सा रोटेट करोगे वो ऐसा दिखेगा, फिर रोटेट करोगे वो ऐसा दिखेगा, फिर रोटेट करोगे वो ऐसा दिखेगा, फिर रोटेट करोगे वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक बार, दूसरी बार, 2 बार हमें सेम यही एच देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मिल जाएगी। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट अगर हम एस की बात करते हैं, एस को हम सबसे पहले ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने एस लिख दिया। फिर एस को रोटेट करेंगे तो वो ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, फिर से रोटेट करोगे ऐसा बनेगा, फिर से रोटेट करोगे, ठीक है, तो ऐसा बनेगा, फिर से रोटेट करोगे फिर ऐसा बनेगा। मतलब एस की भी अगर हम बात करें, एक बार, 2 बार हमें सेम ऐसे का ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मतलब इसकी भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एच एंड एस की बात करें तो इसमें हमें रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिल रही है। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट अगर हम इस पेयर को उठाते हैं जिसमें ए एंड एस है, तो ए की अगर हम बात करते हैं, ए ऐसा रहेगा, थोड़ा सा रोटेट करोगे ऐसा हो जाएगा, फिर रोटेट करोगे ऐसा हो जाएगा, फिर रोटेट करोगे ऐसा हो जाएगा, फिर रोटेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हमें सेम यही शेप देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब इस ए को पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दिया गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी 1 है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब 1 आ रही है वो भी 360 डिग्री रोटेट करने पे, तो हम क्या मानते हैं, इसमें नो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, आया समझ में? चलिए देन उसके बाद अगर हम एस की बात करें, तो एस के लिए तो हमने देख रखा है कि 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा था कि हमें पेयर बनाने हैं जिसमें दोनों में ही हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मिल जाए। इसमें नहीं मिल रही, इसमें मिल रही है, तो कोई मतलब नहीं है, दोनों में मिलनी चाहिए, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, टी एंड एस के पेयर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर टी का देखा था हमने, सिर्फ 360 डिग्री पे ही हमें सेम फिगर मिल रहा है। मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसकी है। ठीक है, तो दोनों की ही होनी चाहिए, मतलब ये पेयर भी हम नहीं ले सकते। तो कौन सा पेयर आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एच एंड एस ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 क्या है? एसर्शन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। बोला जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, वो हमने ऑलरेडी अच्छे से देख लिया है। ठीक है, रीजन क्या बोला जा रहा है? द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर पॉलीगॉन विद साइड n इज इक्वल टू n। बोला जा रहा है कि अगर हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें, रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें जितने भी साइड्स एंड एंगल्स रहते हैं वो बिल्कुल इक्वल रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको रेगुलर पेंटागन का बताया, हेप्टागन का बताया। इक्विलेटरल ट्राइंगल भी क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। स्क्वायर भी क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि उसके चारों साइड्स एंड चारों एंगल्स इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहती हैं, ये तो हमें पता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन जिसके साइड्स कितने हैं? n है, तो उसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी वो भी n रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल ही उठाओ, उसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स रहते हैं? सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, कितने साइड्स रहते हैं? 3 साइड्स, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी आएगी उसकी? 3 ही आएगी। ऐसे ही स्क्वायर उठाओ, स्क्वायर क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, आपको पता है साइड्स कितने रहते हैं? 4, एंड लाइन ऑफ सिमेट्री भी उसकी कितनी आएगी? 4 आएगी।
पेंटागन उठाओ, रेगुलर पेंटागन को उठाओ, वो भी क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। कितनी साइड्स रहती हैं, 5, ठीक है। एंड देन उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें, वो भी कितनी रहती है, 5। रेगुलर हेक्सागन उठाओ, वो भी क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, जिसमें साइड कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। एंड लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी आती है, 6 ही आती हैं, ठीक है। आ गया समझ में। इसका मतलब क्या है, ए एंड जो एजर्शन है एंड जो रीजन है बिल्कुल सही दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बोला जा रहा है, एसर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है। एंड जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। एसर्शन ये है, रीजन ये है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये गलत बोला जा रहा है, बिल्कुल रीजन करेक्ट दे के रखा है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट हैं। एंड जो रीजन दे के रखा है वो बिल्कुल सही दे के रखा है, ठीक है। आ गया समझ में, जल्दी से बताइए, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है आपने देख लिया, सही है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 क्या है, एजर्शन द लेटर ओ, मतलब लेटर हाँ ओ ही है, लेटर की बात हो रही है। लेटर ओ हैज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जस्ट अभी मैंने बताया था ओ जो लेटर होता है वो जीरो की तरह दिखता है एंड जीरो में बहुत सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, इन्फिनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। ऐसी लेटर ओ में भी इन्फिनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। फिर रीजन बोला जा रहा है द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ओ विल बी इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। बोला जा रहा है कि जो भी लाइन ओ के सेंटर से पास होके जाएगी, ओ के सेंटर से ऐसे पास होके जा रही है, ऐसे पास होके जा रही है, ऐसे 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 पास होके जा रही है, तो वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप ओ शेप ले रहे हो और सेंटर से पास ना करके ऐसे पास करोगे तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि ये जो शेप है एंड ये जो शेप है आपको आइडेंटिकल नहीं लगेंगे एंड फोल्ड करने पे ओवरलैप भी नहीं होंगे। तो अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री देखना है ओ लेटर की या सर्कल की, तो वो सेंटर से पास होना उसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा, देख लेते हैं। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 25 क्या है, हमें एजर्शन एंड रीजन देके रखा हुआ है। एजर्शन क्या बोल रहा है, ई हैज एन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। जो ई रहती है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम ई लेटर बनाते हैं अगर हम ई लेटर बनाएंगे तो आप देख सकते हो ई में क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है, जहां पर ये पोर्शन एंड ये पोर्शन आपको इक्वल दिख रहा होगा एंड फोल्ड करने पे ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट बोली हुई है। अब इसी के बेस पे रीजन भी देके रखा हुआ है। रीजन क्या बोला जा रहा है, द सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। बोला जा रहा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की सिमेट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि उसका जो एक हाफ है वो दूसरे हाफ का बिल्कुल क्या है, मिरर इमेज है। मतलब बिल्कुल सेम लग रहा है, जैसे कि ये जो हाफ पोर्शन ये हाफ पोर्शन बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे है, सेम है। मिरर इमेज आपको पता है, मिरर में आप खड़े हो जाओगे तो आपको अपनी इमेज बिल्कुल सिमिलर दिखेगी, वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे के रखे। ऑप्शन में बोला जा रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोला जा रहा है जो ए एंड आर है दोनों करेक्ट है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया एजर्शन करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है। रीजन क्या करेक्ट है, मतलब ये जो सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट का हमें बता के रखा हुआ है मीनिंग बिल्कुल सही ही है। लेकिन ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि ए एंड आर आर ट्रू, और जो आर है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो भी एजर्शन का। तो यहाँ पर जो आर है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री की। एंड यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की सिमेट्री का मीनिंग बताया हुआ है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ई में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों होती है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एजर्शन रीजन इंडिविजुअली करेक्ट है,
लेकिन जो रीज़न दे के रखा है वो एजर्शन से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।